अस्सलाम वालेकुम जी। हमने ये में आज चैप्टर नंबर 4 एंड 5 डिस्कस करना है, जो कि हेयरिंग टेस्ट है और हेयरिंग लॉस है। ठीक है, हेयरिंग टेस्ट से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हेयरिंग टेस्ट का आपको देखने से ही पता चल रहा होगा कि इसमें हम हेयरिंग को टेस्ट करेंगे कि क्या नॉर्मल हेयरिंग है, या अगर हेयरिंग लॉस है तो वो कौन सा हेयरिंग लॉस है, कंडक्टिव है या सेंसरी न्यूरल है। तो सबसे पहले आ जाते हैं ट्यूनिंग फोक टेस्ट। और मुझे लगता है मुझे इनको इतना डिटेल में करवाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आप लोगों को ट्यूनिंग फोक टेस्ट पहले से आते हैं। तो ट्यूनिंग फोक टेस्ट की फर्दर टाइप्स होती हैं: रीनिस टेस्ट, वेबर टेस्ट, एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन, स्क्वैबिस टेस्ट, गिलिस टेस्ट और बिंग टेस्ट। ठीक है, सबसे पहले रीनिस टेस्ट की बात करें तो रीनिस टेस्ट हम लोग सेकंड ईयर से ही पढ़ते आ रहे हैं। रीनिस टेस्ट में क्या करते हैं कि ट्यूनिंग फोक लेते हैं, उसको वाइब्रेट कराते हैं, अपनी एल्बो से स्ट्राइक करके या अपनी हाइपोथिनाल पे स्ट्राइक करते हैं, वो वाइब्रेट करने लगता है। अब जैसे वो वाइब्रेट करने लगता है उसको पकड़ते हैं, उसकी बेस को ले जाके पेशेंट के मैस्टोइड प्रोसेस पे रख देते हैं। रीनिस टेस्ट में ना हमने पेशेंट की बोन कंडक्शन को कंपेयर करना होता है पेशेंट की एयर कंडक्शन के साथ। तो हमने क्या किया, यहाँ पे मैस्टोइड प्रोसेस पे रख दिया। अब हमने पेशेंट को कहना जब आवाज आना बंद हो जाए हमें बता देना। जब वो बताएगा कि मुझे आवाज नहीं आ रही तो इसी ट्यूनिंग फोक को पकड़ेंगे और इसको ले जाके कान के सामने रख देंगे एटलीस्ट 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। अब उससे पूछेंगे क्या आवाज आ रही है। अगर अब उसको आवाज आ रही होगी तो इसका मतलब है उसकी एयर कंडक्शन बोन कंडक्शन से ठीक है, अच्छी है, ज्यादा है, तो रीनिस टेस्ट पॉजिटिव है। नॉर्मल पर्सन में रीनिस टेस्ट पॉजिटिव आता है। इसके अलावा जिस पर्सन को सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस हो उसका भी रीनिंग टेस्ट पॉजिटिव आता है। ठीक है, क्योंकि उसकी बोन कंडक्शन तो बिल्कुल ही खत्म हो जाती है ना, तो उसको एयर कंडक्शन फिर भी थोड़ी अच्छी मिलती है बोन कंडक्शन, तो उसका भी रीनिस टेस्ट पॉजिटिव आता है, जिसको सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस। और नॉर्मल पर्सन का भी। तो रीनिस टेस्ट नेगेटिव किसका आएगा, किस केस में होगा कि उसको बोन पे तो आवाज आ रही है लेकिन जब सामने रखेंगे तो आवाज नहीं आएगी। तो ये होगा जिसमें कंडक्टिव हेयरिंग लॉस हो। ठीक है, तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपको इंटरप्रेट करना। आपसे अब रिटर्न एग्जाम में किसी ने परफॉर्म नहीं करा के देखना, आपसे इंटरप्रेट कराना है। तो आपको रीनिंग टेस्ट इंटरप्रेट करना आना चाहिए कि अगर पॉजिटिव है तो वो होता है कि अगर नॉर्मल पर्सन हो उसमें भी रीनिस पॉजिटिव होता है, और अगर किसी को सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस है उसमें भी रीनिंग पॉजिटिव होता है। और रीनिस टेस्ट नेगेटिव कब होता है, यानी ये कब होता है कि बोन कंडक्शन ज्यादा अच्छी है, ये होता है अगर किसी को कंडक्टिव हेयरिंग लॉस हो। ठीक है, तो उसकी अगर ईयर कनाल में ऑब्स्ट्रक्शन पड़ी हुई है, यहाँ पर ईयर कनाल में ऑब्स्ट्रक्शन है, तो उसका एयर कंडक्शन पे तो इफेक्ट आएगा लेकिन उसका बोन कंडक्शन पे तो इफेक्ट नहीं आएगा ना। बोन ने तो डायरेक्टली जाके कोक्लिया को स्टिमुलेट करना है। तो इसीलिए अगर कंडक्टिव हेयरिंग लॉस हो तो रीनिस टेस्ट नेगेटिव आता है, यानी बोन कंडक्शन बेहतर होती है एयर कंडक्शन से। ठीक है, इंटरप्रिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक फॉल्स रिनेक्टिव रीनी भी होता है। फॉल्स रिनेक्टिव रीनी में क्या होता है कि मैंने बोला बिल्कुल स्टार्टिंग में कि अगर किसी पेशेंट को सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस है ना, उसका रीनिस टेस्ट पॉजिटिव आना चाहिए, ये चीज हमें क्लियर है। लेकिन अब हमारे पास एक पेशेंट आया, उसको सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस ही था लेकिन उसका हमने रीनिस टेस्ट किया, वो नेगेटिव आ गया। अब हम इस चीज को लेकर श्योर है कि इसको सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस ही है, लेकिन उसको उसी कान में रीनिस टेस्ट नेगेटिव क्यों आ रहा है। ये इसलिए हो सकता है कि जब हम उसका मैस्टोइड प्रोसेस पे रख रहे थे ना ट्यूनिंग फोक, तो हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उसको आवाज नहीं आनी चाहिए बिकॉज उसको सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस है, लेकिन उसको आवाज आ गई। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि इस बोन ने साउंड को कंडक्ट करके दूसरे कान के कोक्लिया तक पहुंचा दिया, बिकॉज बोन्स आपस में अटैच्ड ही है ना, बोन्स आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो हो सकता है कि यहाँ से आवाज दूसरे कोक्लिया तक चली गई हो, तो फिर इसकी वजह से हमें लगा हो कि नहीं भाई इसकी तो बोन कंडक्शन हो रही है। ठीक है, इसका तो टेस्ट नेगेटिव आ गया, इसकी बोन कंडक्शन अच्छी है, एयर कंडक्शन, तो वो होता है कि दूसरे कान की इन्वॉल्वमेंट की वजह से, इसलिए उसको कहते हैं कि नेगेटिव तो है बट फॉल्स नेगेटिव है। ठीक है, तो ये अगर समझ आ गए तो ठीक है, वरना एटलीस्ट जो ऊपर रीनी पॉजिटिव रीनी नेगेटिव है ना, ये जरूर समझ आने चाहिए और इंटरप्रेट करने आने चाहिए। इसमें से आपको एमसीक्यू आने हैं। वेबर टेस्ट क्या होता है? वेबर टेस्ट में पेशेंट की दोनों कानों की बोन कंडक्शन को कंपेयर करते हैं। रीनीज में हम एक ही कान की बोन और एयर कंडक्शन को कंपेयर कर रहे थे, वेबर में हम दोनों कानों की बोन कंडक्शन को। हम क्या करते हैं, ट्यूनिंग फोक को वाइब्रेट कराया और उसको ले जाके लेट्स सपोज कि यहाँ पे पेशेंट के फोरहेड के मिड में रख देते हैं, मिडल ऑफ द फोरहेड पर रख देते हैं। अब उससे पूछते हैं कि किस कान में अच्छी आवाज आ रही है और किस कान में ज्यादा आवाज आ रही है। अगर तो पर्सन नॉर्मल हेयरिंग वाला है तो कहेगा मुझे दोनों कानों में एक जितनी आवाज आ रही है। ठीक है, लेकिन अगर पेशेंट को हेयरिंग लॉस है, अब उसको चाहे कंडक्टिव हेयरिंग लॉस है चाहे सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस है, दोनों केसेस में एक कान में आवाज ज्यादा आएगी दूसरे में कम। अब समझना ये कि कंडक्टिव हेयरिंग लॉस में किस कान में आवाज ज्यादा आएगी और सेंसरी न्यूरल में। अब देखें, लेट्स सपोज हम इसी साइंटिस्ट को यूज करते हैं अपने पेशेंट के तौर पे। लेट्स सपोज कि इसके इस वाले कान में ना जो लेफ्ट ईयर है इसमें हेयरिंग लॉस, अब उसको इस कान में हेयरिंग लॉस है और ये हेयरिंग लॉस है लेट्स सपोज के कंडक्टिव, अब उसको कंडक्टिव हेयरिंग लॉस है इस वाले कान में। हमने क्या किया, ट्यूनिंग फोक वाइब्रेट कराई, यहाँ पे फोरहेड के मिड में रख दिया। अब उससे पूछा जी आपको किस कान में ज्यादा अच्छी आवाज, वो कहेगा मुझे इस वाले कान में, लेफ्ट ईयर में। उसको लेफ्ट ईयर में हेयरिंग लॉस है, उसने आके मुझे बताया मुझे लेफ्ट ईयर में आवाज नहीं आती। हमने उसको वेबर किया तो उसने कहा मुझे लेफ्ट ईयर में ज्यादा अच्छी आवाज आ रही है। इसका मतलब है हमें समझ आ गया कि जो लेफ्ट ईयर में हेयरिंग लॉस था ना वो कंडक्टिव था, वो सेंसरी न्यूरल नहीं था। क्यों? क्योंकि कंडक्टिव हेयरिंग लॉस की वजह से वहां पे जो इर्द गिर्द शोर वगैरह हो रहा था वो इस कान में नहीं गया। इस कान में एयर कनाल के ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, कंडक्टिव हेयरिंग लॉस की वजह से बैकग्राउंड नॉइस बिल्कुल नहीं गया, और जो भी आवाज गई वो ट्यूनिंग फोक की ज्यादा आवाज हमें फील हुई कि इस तरफ आ रही है, उस पेशेंट को फील हुआ। और इस वाले कान में नो डाउट ट्यूनिंग फोक की तो साउंड ट्रांसमिशन हो ही रही थी बोन से, लेकिन इस कान में क्योंकि उसका नॉर्मल कंडक्शन थी तो इर्द गिर्द से थोड़ी बहुत आवाजें भी गई। ठीक है, तो इस वजह से जो वेबर टेस्ट है वो लैटरलाइज हो जाता है पुअर ईयर की तरफ, यानी अफेक्टेड ईयर की तरफ कंडक्टिव हेयरिंग लॉस में, कि एक तो वो कान खराब है, दूसरा उसी में ज्यादा आवाज आ रही है। ठीक है,
अच्छा, अब अगर आप सेंसिटिव हेयरिंग लॉस की बात करें कि लेट्स सपोज यही पेशेंट हमारे पास है और उसने कहा कि मेरी लेफ्ट ईयर में मुझे आवाज नहीं सुनाई देती, अब हमने देखना है कि इसको कौन सा हेयरिंग लॉस है, सेंसिटिव या वेब कंडक्टिव है। हमने उसको ट्यूनिंग फोक यहाँ पे मिडल में रखा, वाइब्रेट करा के। अब उसने कहा कि मुझे ना ज्यादा राइट ईयर में आवाज अच्छी आ रही है, मुझे लेफ्ट में अच्छी आवाज नहीं आ रही, मुझे इसी में। अब हमें समझ आ जाएगी कि इसका जो हेयरिंग लॉस जो था वो लेफ्ट ईयर में है, लेकिन आवाज उसको अच्छी राइट में आ रही है, तो ये सेंसी न्यूरल है, क्योंकि बोन कंडक्शन ही होनी थी ना ट्यूनिंग फोक की। अब इसका तो कोक्लिया वैसे डैमेज है, सेंसी न्यूरल हेयरिंग लॉस है, तो उसको इसमें आवाज नहीं आनी चाहिए थी। तो इस तरह से वेबर टेस्ट में जितना आपको एक्सप्लेन कर सकती थी मैंने कर दिया। अब आपकी इंटरप्रिटेशन याद रखनी है कि अगर तो कंडक्टिव हेयरिंग लॉस है तो किस तरफ लेटरलाइज होगा, पुअर ईयर की तरफ, ठीक है, जिस जो कान खराब है उसी की तरफ ज्यादा आवाज आएगी। और अगर सेंसिटिव हेयरिंग लॉस है तो किसकी तरफ जाएगा, बेटर ईयर की तरफ, जो कान ठीक है, ठीक है। चलें जी, अब स्क्वाबे टेस्ट में क्या होता है, स्क्वाबिक और एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन का ना मेथड तकरीबन दोनों का बिल्कुल सेम है। दोनों में भी डिफरेंस ये होता है कि जो स्क्वाबिक टेस्ट हम करते हैं ना, इसमें हम ईयर कनाल को ओपन रखते हैं, मतलब हम उसको बंद नहीं करते, ठीक है। उसका जो कंडक्शन वाला पाथवे है ना वो भी चलता रहता है। अच्छा, इन दोनों टेस्ट में हमने करना क्या होता है स्कैबिक में, और जो हम आगे फोर्थ डिस्कस करेंगे एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन में, इन दोनों में ना हमने डॉक्टर की यानी एग्जामिनर की और पेशेंट की दोनों की कंडक्शन को कंपेयर करना होता है, ठीक है, बोन कंडक्शन को। इसमें हम ये करते हैं कि ट्यूनिंग फोक को वाइब्रेट कराते हैं और उसको ले जाके ना एग्जामिनर के मैस्टर्ड प्रोसेस पे रख देते हैं। तो क्या किया, ट्यूनिंग फोक को वाइब्रेशन कराई, उसकी स्टेम प्लेस कर दी मैस्टर्ड प्रोसेस ऑफ पेशेंट के, मैंने एग्जामिनर तो नहीं बोला था कहीं, पेशेंट के मैस्टर्ड प्रोसेस पे ले जाके रख देते हैं। अब उससे कहते हैं जब आवाज आना बंद हो जाए मुझे बता देना। अब जब पेशेंट बताएगा मुझे आवाज नहीं आ रही, तो हमने वही ट्यूनिंग फोक उठाना है और एग्जामिनर ने अपने मैस्टर्ड प्रोसेस पे रख देना है और देखना है कि क्या मुझे आवाज आ रही। अच्छा, ये होता है इसका मेथड। दोनों की ईयर कनाल खुली हुई है, दोनों ने अपने कान बंद नहीं किए, ठीक है, ये इसमें सिर्फ डिफरेंस होता है। अब इसकी इंटरफेरेंस क्या होती है, नॉर्मली होना चाहिए कि पेशेंट और एग्जामिनर दोनों की सेम ही हेयरिंग होनी चाहिए, कि जब पेशेंट को आवाज आना बंद हो गई तो इसका मतलब है डॉक्टर ने भी जब अपने मैस्टर प्रोसेस पर रखा उसे भी आवाज नहीं है, इसका मतलब है कि पेशेंट की बोन कंडक्शन बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन डिमिनिश्ड में क्या होता है कि पेशेंट को आवाज आना बंद हो गई, लेकिन जब उसने एग्जामिनर ने अपने मैस्टर प्रोसेस पे वो ट्यूनिंग फॉक रखा तो एग्जामिनर को आवाज आ रही थी, ठीक है। तो ये होता है डिमिनिश्ड, ठीक है। इसका मतलब है पेशेंट को कौन सा हेयरिंग लॉस है, सेंसी न्यूरल। एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन का मैंने बताया कि मेथड इसका भी बिल्कुल सेम है। इसमें भी यही करते हैं कि पेशेंट की और डॉक्टर की या एग्जामिनर दोनों की बोन कंडक्शन को कंपेयर करते हैं, लेकिन इसमें ये करते हैं कि ईयर कनाल को ऑक्लूड कर देते हैं। ट्रैगस को पकड़ के ना, जैसे हम नॉर्मली अपने कान बंद करते हैं ना, तो बिल्कुल वैसे ट्रैगस को पकड़ के उसको प्रेस कर देते हैं इनवर्ट, जिससे ईयर कनाल बंद हो जाती है। और फिर इस तरह से करते हैं कि पेशेंट के मैस्टर्ड प्रोसेस पे रखते हैं और डॉक्टर अपने पे रखता है। तो ये इसका मेथड है सारा। गिलिस टेस्ट में क्या करते हैं, गिलिस टेस्ट में भी बोन कंडक्शन का ही टेस्ट है। इसमें ये करते हैं सिंपली कि डॉक्टर क्या करता है, ईयर कनाल का ना प्रेशर इंक्रीज करता है। कैसे इंक्रीज करता है, वो ना एक स्पेक्यूलम पकड़ लेते हैं, उसको सीजल स्पेक्यूलम कहते हैं। जैसे ही वो पेशेंट को बोन कंडक्शन से चेक करनी होती है ना, वो स्पेक्यूलम को ना अंदर ईयर कनाल में डाल देता है पेशेंट के। अब वो जाके ना उस टिम्पैनिक मूवमेंट को पुश करता है उस स्पेकुलम की मदद से। अब जब टिम्पैनिक मूवमेंट पुश होगी तो जो अंदर ओसिकल्स है वो भी इनवर्ट पुश हो जाएंगे, सारे आपस में मतलब पुश हो जाएंगे, प्रेशर लगेगा उनके ऊपर, और इसकी वजह से जो अंदर बेसिलर मेम्ब्रेन है ना कोक्लिया की, वो उसकी इमोबाइल हो जाएगी, उसकी मोबिलिटी हो जाएगी और पेशेंट को सुनना कम सुनाई देगा, डिक्रीज हियरिंग हो जाएगी, ठीक है। लेकिन सोचें, अब मैं बताती हूँ ना इसमें क्या किया। पेशेंट को हम नेस्टेड प्रोसेस पे रखा हुआ था और हम उसकी ना हियरिंग चेक कर रहे थे कि भाई उसको आवाज आ रही है। हमने फिर क्या किया, वो बताया कि हाँ मुझे आवाज आ रही है, हमने स्पेकुलम पकड़ा, उसको अंदर एयर कनाल में डाल दिया, जिससे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पर ओसिकल्स पे प्रेशर इंक्रीज हो गया। अब पेशेंट ने कहा कि अब मुझे आवाज आना कम हो गई, जब आपने अंदर डाला है ना मेरे कान के स्पेकुलम, मुझे आवाज आना कम हो गई है या बंद हो गई। इसका क्या मतलब है कि उसके ओसिकल्स ठीक है बिल्कुल, जब हमने प्रेशर डाला तो वो फिक्स हो गए। लेकिन अगर कोई पेशेंट आया और उसके ओसिकल्स पहले से ही फिक्स्ड है, वो पहले से अपनी जगह पे बिल्कुल फिक्स्ड है, उनमें कोई मोबिलिटी नहीं है, तो जब हम स्पेकुलम अंदर डालेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उसने कहना जितना पहले सुनाई दे रहा था उतना ही अब सुनाई दे रहा है। तो गिलिस टेस्ट में क्या होता है, अगर तो नेगेटिव हो तो इसका मतलब है ओसिकुलर चेन पहले से फिक्स पड़ी है, और ये किस केस में होता है, ऑटोस्क्लेरोसिस में होता है, और पॉजिटिव किस केस में होता है, नॉर्मल पर्सन में, ठीक है। लेकिन आजकल ये टेस्ट यूज नहीं होता। बिंग्स टेस्ट में क्या करते हैं, इसमें कोई नया, अच्छा इसमें क्या करते हैं कि जब पेशेंट जो है वो अपनी पेशेंट की कंडक्शन हम चेक करें ना, पेशेंट को आवाज आ रही है नहीं आ रही, उसके मैस्टर्ड प्रोसेस में रखा हुआ है उसको ट्यूनिंग फोक को। अब एग्जामिनर क्या करता है, कभी उसकी ईयर कनाल को बंद कर देता है, कभी ट्रैगस को इन्वर्ट करके उसकी ईयर कनाल को बंद कर देता है, कभी खोल देता है, कभी बंद कर खोल, वो ऐसे करता रहेगा अल्टरनेटिवली। ऐसा करते हुए पेशेंट से पूछेगा कि क्या आवाज में कोई चेंज आ रहा है, बिल्कुल वैसे जैसे गेलिस टेस्ट में वो स्पेकुलम को अंदर डाल के पूछ रहा था कि क्या आवाज में चेंज आया है, बिंग्स टेस्ट में वो ईयर कनाल को बंद करके खोल के पूछेगा, ठीक है। तो बस इतना इतना इनके बारे में पता होना इनफ है। रीनीस और वेबर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पिक्चर भी देख लें, रीनीस में क्या करते हैं, पहले मैस्टर्ड प्रोसेस पे रखते हैं, फिर इस तरह से कान के सामने रखते हैं। अगर तो नॉर्मल है तो ईयर कंडक्शन अच्छी होनी चाहिए, सेंसिंग न्यूरल हेयरिंग लॉस में भी ईयर कंडक्शन थोड़ी बहुत अच्छी होती है। अगर कंडक्टिव हेयरिंग लॉस है तो बोन कंडक्शन ज्यादा अच्छी होगी, यानी रीनीस नेगेटिव होगा। वेबर टेस्ट में इधर ही रखना है, कहीं पे नहीं लेकर जाना, इधर ही रखना है। अगर तो उसको कंडक्टिव हेयरिंग लॉस है तो उसका जो पुअर एरिया, जो इफेक्टेड एरिया, जिस ईयर में हेयरिंग लॉस है उसी ईयर की तरफ आवाज अच्छी आएगी। और अगर सेंसिटिव न्यूरल हेयरिंग लॉस है तो ऑपोजिट ईयर की तरफ आवाज अच्छी आएगी। ये सारे थे जी ट्यूनिंग फोक टेस्ट, यहाँ पे खत्म होते हैं।
अब हम दूसरा टेस्ट स्टार्ट कर लेंगे जो कि ऑडियोमेट्री है, ठीक है। ऑडियोमेट्री का क्या मतलब है? ऑडियोमेट्री में भी हमने सिमिलर इसी तरह से, जैसे ट्यूनिंग फोक्स में चेक कर रहे थे कि कौन सा हेयरिंग लॉस है, ऑडियोमेट्री में भी हमने ये चेक करना होता है कि कौन सा हेयरिंग लॉस है, कंडक्टिव है या सेंसिन्यूरल है। अच्छा, सबसे पहले ना ये देखें, नॉर्मली ऑडियोमेट्री में करते क्या, इसमें ना ऑडियोग्राम ड्रॉ किया जाता है। ऑडियोग्राम के दो एक्सिस होते हैं, एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस। इसके एक्स एक्सिस पे होती है फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी की हमने साउंड उसको पेशेंट को सुनानी है, और इसके वाई एक्सिस पे होती है इंटेंसिटी डेसिबल्स में, ठीक है। अब हमने ये चेक करना है कि जो भी हमारे पास पेशेंट आ रहा है ना, जिसपे भी हम ऑडियोमेट्री करने लगे, उसको 125 फ्रीक्वेंसी से आवाजें सुनाई देना शुरू करनी है, और आहिस्ता आहिस्ता फ्रीक्वेंसी बढ़ाते बढ़ाते 8000 तक उसको आवाज सुनानी है, ठीक है। हर पेशेंट में हम इसी तरह से करते हैं, 125 से स्टार्ट करके 8000 तक एंड करते हैं। हमने ये देखना है कि जब पेशेंट को 125 की फ्रीक्वेंसी सुनाई हमने ना, वो वाली साउंड हमने चलाई उसको 125 की फ्रीक्वेंसी, हमने देखना है कि इस पेशेंट को आहिस्ता आहिस्ता हमने इंटेंसिटी बढ़ानी होती है, किस इंटेंसिटी पे उसको वो आवाज सुनाई दी। पहले हम उसको सुनाएंगे -10 इंटेंसिटी की, वो कहेगा मुझे तो आवाज नहीं आई। हम 0 इंटेंसिटी की, फिर हम 10 इंटेंसिटी की, 20 लाइट सपोज 10 से, फिर 15 इंटेंसिटी की, 15 डेसिबल की सुनाई, उसने कहा मुझे अभी भी आवाज नहीं। फिर हमने 20 डेसिबल की सुनाई, उसने कहा हाँ अब मुझे आवाज आई है। फिर हमने क्या किया, हमने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया कि लेट्स सपोज ये मेरा पॉइंट यहाँ लग गया। अब हम चले जाएंगे नेक्स्ट साउंड पे कि अब 250 फ्रीक्वेंसी की सुनाओ। अब हमने पहले उसको 10 डेसिबल की सुनाई, उसने कहा मुझे आवाज आ गई है, तो दूसरा पॉइंट यहाँ लग जाएगा। पहला 20 पे लगा तो दूसरा 10 पे लग जाएगा। बिल्कुल इसी तरह हर फ्रीक्वेंसी की आवाज चलाते जाना है और पेशेंट से पूछते जाना है, जिस डेसिबल पे उसको आवाज आ गई उस डेसिबल के सामने लगा देना है मार्क। इस तरह से हमारा पूरा ऑडियोग्राम बन जाता है, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है कि अगर तो पेशेंट जो है उसका जो भी ग्राफ बन रहा है वो 20 डेसिबल से ऊपर ऊपर हो, मतलब ये जो 20 डेसिबल वाली लाइन है ना, इससे ऊपर ऊपर यहां पर हो, तो इसका मतलब है उसकी हियरिंग बिल्कुल नॉर्मल है, उसको नॉर्मल सुनाई दे रहा है। लेकिन अगर पेशेंट है उसको 125 की फ्रीक्वेंसी मैंने सुनानी शुरू की है, मैंने 10 डेसिबल की सुनाई, उसने कहा मुझे आवाज नहीं आई, 20 पे भी नहीं आई, 30 पे भी नहीं आई, 40 पे भी नहीं आई, 50 पे भी नहीं आई, 60 पे आके मुझे कह रहा है कि हाँ 60 डेसिबल पे मुझे आवाज आ गई है, तो मैं यहाँ पे मार्क लगाऊंगी। लेकिन मुझे पता चल जाएगा कि भाई इसकी हियरिंग का बड़ा काम खराब है, इसकी हियरिंग बहुत खराब हो चुकी है, इसको हियरिंग लॉस हो चुका है, मॉडरेट किस्म का हियरिंग लॉस, ठीक है। सवेर नहीं, सवेर कहीं यहाँ पे आके आएगा मॉडरेट, क्यों? क्योंकि 20 तक नॉर्मल था, अब उसको 20 से भी नीचे 60 पे आ गई। इतनी ऊंची आवाज करते हैं तो वो कहता है मुझे सुनाई देती है। अब अगर किसी को सुनाई ना देता, हम ऊंचा बोलते हैं ना, फिर उसको जाके सुनाई देता है, ठीक है। तो बिल्कुल वैसे ही हम ऊंचा कर रहे हैं, इंटेंसिटी को बढ़ा रहे हैं, फिर वो कह रहे हैं मुझे सुनाई दे रहा है। तो अगर तो 20 के अंदर अंदर ये ऑडियोग्राम आपको कर्व नजर आ रही है तो हियरिंग नॉर्मल है। अगर इससे ऊपर नीचे यहाँ पर आना पड़ा है 60, 70, 80, 90 तो ये हियरिंग लॉस है। इतनी ही नॉलेज होनी इनफ है, क्योंकि ये आपसे ड्रा किसी ने नहीं करवानी, ये सिर्फ आपको पेपर में एमसीक्यू वगैरह आ सकते हैं, खुदा ना हास्ता ऐसे को भी आ सकता है, तो इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। दूसरी चीज समझिए जरा, ये जो अब यहाँ पर ना एक ही साथ उन्होंने बोन कंडक्शन भी शो की हुई है और एयर कंडक्शन भी। ये नहीं है कि एक ऑडियोग्राम बोन के लिए बनता है, एक एयर कंडक्शन, एक ही ऑडियोग्राम पे दोनों शो करते हैं। जो ब्रैकेट्स वाले साइन होते हैं ना, वो होते हैं बोन कंडक्शन के लिए, जितने भी ब्रैकेट्स वाले साइन है वो बोन कंडक्शन के लिए, और ये जो बाकी सर्कल, ट्रायंगल्स, क्रॉस, ये तीनों होते हैं, ये एयर कंडक्शन के लिए होते हैं। जो रेड कलर होता है वो राइट ईयर के लिए होता है, और जो ब्लू कलर है वो लेफ्ट ईयर के लिए होता है। इतनी चीजें याद कर लें जो मैंने बता दी हैं। अब ये वो चीज जो मैं बता रही थी ना कि अगर 20 के अंदर अंदर उसको कह रहा है वो कि मुझे सुनाई दे दी और यहाँ पे हमारी पूरी कर्व आ गई, तो नॉर्मल हेयरिंग है उस पर्सन की। अगर वो कह रहा है कि 40 पे आके मुझे आवाज आई है, इस फ्रीक्वेंसी की मुझे जरा 42 पे आ गई है, इसकी मुझे 35 पे आ गई, मतलब उसकी कर्व यहाँ पे है, तो माइल्ड हियरिंग लॉस है। यहाँ पर मॉडरेट है, यहाँ पे स्वेयर, और यहाँ पे तो प्रोफाउंड हियरिंग लॉस हो चुका है। तो ये थोड़ी सी ग्रेड्स याद रखनी है कि 0 के पास पास जो है वो हियरिंग अच्छी है, और 100 के पास हियरिंग लॉस हो चुका है। चले, अब ये क्या चीज है, ये ना कंडक्टिव हियरिंग लॉस का आपके पास ना ऑडियोग्राम है। मुझे कैसे पता चला और आप लोगों को कैसे पता चलेगा? पहली चीज तो ये देखिए, जो ब्रैकेट्स है, मैंने कहा था ब्रैकेट्स हमेशा होती है बोन कंडक्शन की, तो ये ना बोन कंडक्शन तो उसकी अच्छी है। खुद देखें जरा, बोन कंडक्शन 20 के अंदर अंदर ही है, ये देखें बोन कंडक्शन उसकी 20 के अंदर अंदर है, तो बोन कंडक्शन उसकी अच्छी है। जब हमने एयर कंडक्शन चेक की तो एयर कंडक्शन उसकी 40, 45, ये देखें 45, 40, फिर 35, 20 से तो नीचे ही है। इसका मतलब है उसकी एयर कंडक्शन खराब है और बोन कंडक्शन उसकी ठीक है। तो ये किस केस में होगा कि उसकी बोन कंडक्शन ठीक है, एयर कंडक्शन खराब है? ये कंडक्टिव हियरिंग लॉस में होगा ना। तो ये कंडक्टिव हियरिंग लॉस का ऑडियोग्राम। लेकिन आपको फौरन एक नजर देखने में कैसे पता चल सकता है? तो जब भी ए बी गैप हो, जब भी एयर कर्व का, एयर कंडक्शन के कर्व का और बोन कंडक्शन के कर्व का गैप होगा ना, वो कंडक्टिव हियरिंग लॉस है। जब भी ऑडियोग्राम आपके सामने आएगा, 20 आपने ढूंढ लेना जल्दी से इंटेंसिटी में, 20 से नीचे एक कर्व है और वो कर्व जो है वो नीचे पड़ी हुई है और एक कर्व ऊपर पड़ी है, दोनों के दरमियान गैप है, तो वो हमेशा कंडक्टिव हियरिंग लॉस का होगा। दैट्स इट। अब ये भी देखिए कौन मैंने ऐड किया। अब ये देखिए जो नीचे है ना, ये थोड़ा सा इसलिए कम्प्लेक्सेस ने दोनों कानों का, ऊपर वाले जो है ना इसमें सिर्फ एक कान का दिखा है, इसमें ना इसने दोनों कानों का चेक किया। लेकिन इतना मुश्किल नहीं है कि हम परेशान हो जाए। देखिए ये जो ब्रैकेट्स है ना, एक राइट ईयर की एक लेफ्ट ईयर की, दोनों ईयर्स की बोन कंडक्शन अच्छी है, सही है। लेकिन दोनों ईयर की एयर कंडक्शन देखिए कितनी खराब है, 60 तक पहुंची हुई है। तो ए बी गैप मौजूद है, एयर कंडक्शन का और बोन कंडक्शन का इतना सारा गैप मौजूद है, तो ये कंडक्टिव हियरिंग लॉस है, ठीक है।
अब जरा बात कर लेते हैं सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस का। जब सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस होगा ना, तब क्या होगा, तब दोनों की दोनों कर्व्स नीचे आएंगी। तब ये नहीं होगा कि बोन कंडक्शन यहीं पे रह गई है, एयर कंडक्शन नीचे आ गई और दोनों का गैप। सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस में आपको कोई ये भी गैप नहीं मिलता, क्योंकि सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस में ना या कोक्लिया में मसला है, या नर्व में मसला है, या आगे जाके कॉर्टेक्स में मसला है। तो दोनों मसलों की वजह से एयर कंडक्शन भी कम होगी, बोन कंडक्शन भी कम होगी। तो दोनों ही कर्व्स आपको 20 से नीचे मिलेंगी, बिल्कुल ऐसे, और कोई गैप नहीं होगा। तो एक नजर देखते ही आपको पता चल जाएगा ना कि 20 ढूंढा, 20 से नीचे है, लो जी ये सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस है। कितना इजी है ये। बिल्कुल ऐसे एक और कर्व मैंने ऐड की, ये भी दोनों कानों की, आई थिंक सो। अच्छा, अब इसमें भी देखिए दोनों ही कानों की 60 के पास आई हुई है। तो ये दोनों ही कानों में कौन सा लॉस हो चुका है, सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस हो चुका है। अब ना ये तो नॉर्मल हमें पता चल गया। कुछ चीजें होती हैं जो स्पेसिफिक होती हैं, जो याद करनी होती हैं, जो ऐसे ही एमसीक्यू में आती है। अब कहार्ट नोच क्या होती है कि जब हम एक पेशेंट होता है जो ऑटोसिक्लोसिस का पेशेंट है, उसकी जब हम कंडक्शन चेक करते हैं ना, तो उसकी जो, अब ब्रैकेट वाली मैंने क्या कहा था, बोन कंडक्शन होगी, और ये क्रॉस वाली या ट्राइंगल वाली या तीसरा कौन सा था, सर्कल वाली, वो एयर कंडक्शन होगी। अब एयर कंडक्शन उसकी ये है, बोन कंडक्शन उसकी ये है। बिल्कुल ठीक गैस किया आप लोगों ने, बोन कंडक्शन उसकी अच्छी है, एयर कंडक्शन उसकी खराब है। तो ये कंडक्टिव हेयरिंग लॉस है, ए बी गैप मौजूद है। कौन सा कंडक्टिव हेयरिंग लॉस है, ऑटोसेक्लोरोसिस। ऑटोसेक्लोरोसिस में कंडक्टिव हेयरिंग लॉस तो होता है, लेकिन मजे की बात ये है कि इसमें ये होता है कि ऑटोसेक्लोरोसिस की जब बोन कंडक्शन चेक की जा रही होती है, तो जब हम 2000 हर्ट्ज की आवाज चलाते हैं ना, तो ये उसको बड़ी ज्यादा इंटेंसिटी पे जाके सुनती है। तो ऑडियोग्राम जब ऑटोसेक्लोरोसिस का देख रहा आता है, तो 2000 फ्रीक्वेंसी पे आके डिप मौजूद होता है। इसको कहते हैं कहार्ट नोच। ये आप समझ लें कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ऑटोसेक्लोरोसिस का। क्यों है, कैसे है, ये सब पता होना जरूरी नहीं है। ये पता होना जरूरी है कि कहार्ट नोच ऑटोसेक्लोरोसिस में होती है। अब यहाँ पर मैंने जब आपको ऑडियोग्राम्स कराए, तो दो और ऑडियोग्राम्स थे जो याद रखने जरूरी थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे ऑटोसेक्लोसिस का जरूरी है। वो थे मीनियर डिजीज के और प्रेसबाइक्यूसिस के। प्रेसबाइक्यूसिस क्या होता है कि एजिंग की वजह से ना, जैसे जैसे इंसान बूढ़ा होता है उसकी हेयरिंग पे इफेक्ट पड़ता है। देखे ना, बूढ़े लोगों को ज्यादा ऊंची सुनाई देता है, तो एजिंग की वजह से ना उसकी हेयरिंग पे इफेक्ट पड़ता है, उसको कहते हैं प्रेसबाइक्यूसिस। मीनियर डिजीज क्या होती है, एक सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस की टाइप है। इसमें होता है कि एंडोलिम्फ का प्रेशर इंक्रीज कर जाता है, एंडोलिम्फेटिक प्रेशर इंक्रीज करने की वजह से उसको सुनाई नहीं देता। अब प्रेसबाइक्यूसिस तो बायलेटरल होती है ना, बूढ़े लोगों को दोनों कानों से अच्छा सुनाई नहीं देगा, लेकिन मीनियर डिजीज यूनिलैटरल होती है। प्रेसबाइक्यूसिस ज्यादा ना अफेक्ट करती है हाई फ्रीक्वेंसीज को, और मीनियर डिजीज ज्यादा इफेक्ट करती है लो फ्रीक्वेंसीज को। स्टार्टिंग पे इनिशियली लो फ्रीक्वेंसीज को, बाद में जब मीनियर डिजीज कंप्लेक्स हो जाएगी, स्वेयर हो जाएगी, तब ये हाई फ्रीक्वेंसी को भी पकड़ लेगी। ठीक है, अब ये जो स्लोपिंग कर्व, राइजिंग कर्व है ना, इसको भी छोड़ दें, इसको मैं आगे ऑडियोग्राम कराती हूँ, फिर आपको समझ आएगी। अब देखिए जरा, मीनियर डिजीज स्टार्टिंग पे क्यों हम ऐसे कह रहे हैं कि लो फ्रीक्वेंसीज को पकड़ेगी। जिन लोगों को तो अपना प्रीवियस नॉलेज अच्छे से वो रिकॉल कर सकते हैं, उन्हें याद होगा कि जो एपिक्स ऑफ कोक्लिया होती है ना, ये लो फ्रीक्वेंसी की साउंड के लिए होती है, और जो बेस ऑफ कोक्लिया ये हाई फ्रीक्वेंसीज के साउंड को रिसीव करने के लिए होता है। तो मीनियर डिजीज ना एपिक्स को पहले अफेक्ट करती है। पहले सबसे पहले प्रेशर जो इंक्रीज करते हैं ना एंडोलिम्फ का, वो यहाँ पे इफेक्ट करता है। इसीलिए मीनियर डिजीज में सबसे पहले जो हेयरिंग लॉस होगा वो लो फ्रीक्वेंसीज का होगा, हाई फ्रीक्वेंसीज ठीक रहेंगी। अब जरा ऑडियोग्राम पे आए, देखें। अब मैंने कहा था एक्स एक्सिस पे हम फ्रीक्वेंसीज रखते हैं और वाई एक्सिस पे हम इंटेंसिटी रखते हैं। तो यहाँ पर ये जो ब्रैकेट वाली है ना, अच्छा ब्रैकेट को भी छोड़े, मैंने क्या कहा था कि रेड होगा राइट ईयर के लिए, तो ये हमने राइट ईयर की कंडक्शन चेक की हुई है, दोनों ही, बोन कंडक्शन भी एयर कंडक्शन भी, ये हमने लेफ्ट ईयर की चेक की हुई है। तो जरा खुद देखें कि राइट ईयर की हेयरिंग खराब है या लेफ्ट ईयर की। अब मुझे आप लोगों की आवाज तो आ नहीं रही होगी, लेकिन आप लोगों ने मुझे अपनी ईमानदारी से आप लोगों ने बोलना है, बताना है कि भाई ये राइट ईयर की हेयरिंग खराब है, क्योंकि राइट ईयर 20 डेसिबल से बहुत नीचे आई हुई है इसकी कर्व, और लेफ्ट ईयर की हेयरिंग ठीक है। तो इसका मतलब है कि ऑडियोग्राम देखते ही आपने बता दिया कि पेशेंट को ना हेयरिंग लॉस जो है वो यूनिलैटरल है, एक कान इसका बिल्कुल ठीक है, और वो जो यूनिलैटरल है ना वो राइट ईयर में। अब आपसे पूछा जा रहा है कि हमें बताइए किस डिजीज का, या तो आपने सही गेस कर लिया ना कि यूनिलेटर, लेकिन किस डिजीज का, तो ये मीनियर डिजीज का, क्योंकि देखिए लो फ्रीक्वेंसीज पे ज्यादा हेयरिंग लॉस है। 250 की फ्रीक्वेंसी, 500 फ्रीक्वेंसी पे ज्यादा नीचे कर्व चली गई है, ज्यादा हेयरिंग लॉस है। लेकिन जैसे जैसे हमने फ्रीक्वेंसी इंक्रीज की ना 2000 पे, 4000 पे, तो हेयरिंग आती आती नॉर्मल ही हो गई उसकी। तो ये होती है जो राइजिंग कर्व, कि आहिस्ता आहिस्ता कर्व राइज कर गई है, हाई फ्रीक्वेंसी की तरफ हेयरिंग अच्छी हो गई है। ये होती है मीनियर डिजीज की कैरेक्टरिस्टिक कर्व। और ये आप लोगों ने ढिंगरा खोल के मीनियर डिजीज का टॉपिक खोल के देखना, वहां पे ऑडियोग्राम दी हुई है, जो कि आप हमेशा से इग्नोर कर रहे थे, लेकिन आज आपने वो देखनी, आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। मीनियर डिजीज की कर्व क्या होती है, राइजिंग कर्व। अब जरा प्रेसबाइक्यूसिस की बात लेते हैं। प्रेसबाइक्यूसिस जो है ना, ये आपकी पकड़ती है जी हाई फ्रीक्वेंसीज को, लेकिन उससे भी मजे की बात पता है क्या है, ये बायलेटरल होते हैं। अब आपको नजर आ रहा है कि रेड कर्व भी नीचे आ चुकी है, ब्लू कर्व भी। मीनियर डिजीज तो यूनिलैटरल था ना, उसकी ब्लू कर्व, उसका लेफ्ट ईयर ठीक था, लेकिन यहाँ पे लेफ्ट ईयर की भी कर्व नीचे आ चुकी है, राइट ईयर की भी, यानी दोनों में हेयरिंग लॉस। तो ये आपको ऑडियोग्राम देखते ये तो समझ आ जाएगा कि जो पेशेंट है ना, इसको बायलेटरल हेयरिंग लॉस है। और ये भी समझ आ जाएगा कि ये प्रेसबाइक्यूसिस है, क्योंकि यहाँ पे जो लो फ्रीक्वेंसीज थी ना वो अच्छी थी, 250 पे थोड़ी हेयरिंग अच्छी है, 500 पे अच्छी है। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी 2000 पे गई, 4000 पे गई, उसका हेयरिंग लॉस होता होता इतना ज्यादा लॉस हो गया कि उसको 70 डेसिबल की आवाज सुनाई दे रही है। तो ये है कैरेक्टरिस्टिक ऑडियोग्राम
प्रेसबाइक्यूसिस के लिए। तो ये कौन सी है, ये स्लोपिंग कर्व है, स्लोप कर रही है। तो स्लोपिंग कर्व होती है प्रेसबाइक्यूसिस में, और राइजिंग कर्व होती है मीनियर डिजीज में, और कहार्ट नोच होती है ओटोसेक्लोसिस में, और एबी गैप होता है कंडक्टिव हेरिंग लॉस में। ओके ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट जो है वो टिम्पैनोमेट्री डिस्कस करेंगे, लेकिन ये फिर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।